अभी हम बोर्स एटॉमिक मॉडल के ही लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों। हम लोग nth ऑर्बिट की रेडियस, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड या वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी या फिर बाइंडिंग एनर्जी का कैलकुलेशन कर चुके हैं। पर कुछ और बेसिक टर्म्स है बच्चों जिनके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ये देखिए साहब, ये है न्यूक्लियस और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, इट इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों इसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ये हम लोग जानते हैं। क्यों घूम रहा है ये भी हम जानते हैं, और कहाँ घूम रहा है और कहाँ नहीं ये भी हम लोग जानते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के टाइम पीरियड के बारे में। टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन के nth ऑर्बिट में टाइम पीरियड क्या होगा? व्हाट इज मीन बाय टाइम पीरियड बच्चों? एक कंप्लीट सर्कल चलने में, एक पूरा सर्कल चलने में जितना टाइम लगता है बच्चों, उस टाइम को हम बोला करते हैं टाइम पीरियड। एक पूरा सर्कल चलने में जितना टाइम लगेगा बच्चों से हम बोलेंगे टाइम पीरियड, जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब चार्ज पार्टिकल बच्चों एक पूरा सर्कल घूम जाएगा तो वो कितनी डिस्टेंस चलेगा? एक पूरा सर्कल घूमने में बच्चों वो चलेगा डिस्टेंस इक्वल टू इट्स सरकमफेरेंस। उसकी जो सरकमफेरेंस है बच्चों, उसकी जो पेरीमीटर है उसके बराबर वो डिस्टेंस चलेगा। और सपोज कीजिए कि ये जो सर्कल है बच्चों इसकी रेडियस r है, तो एक पूरा सर्कल चलने में उसने जो डिस्टेंस चली बच्चों वो 2πr, और अपॉन में क्या साहब उसकी वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू हो गया बच्चों डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। व्हेन इट कंप्लीट्स वन कंप्लीट सर्कल देन हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड? बच्चों ये डिस्टेंस चलेगा 2πr, जैसे हिंदी में बच्चों परिधि या परिमाप कहा जाता है। और उसे आपने डिस्टेंस से स्पीड से डिवाइड किया, अब ये 2π। और रही बात बच्चों rn की, तो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फार्मूला हम लोग निकाल चुके हैं बच्चों। वो क्या था? वो था एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर। ये बच्चों बिल्कुल आपको कंठस्थ ही रहना चाहिए, क्योंकि कई बार एज इट इज फार्मूला पूछ लिया जाता है बच्चों, एज इट इज। चलिए, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर, और अपॉन में बच्चों स्पीड का फार्मूला ऑलरेडी आप लोग निकाल चुके हो, z e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट nh। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। 2πr की वैल्यू इतनी और बच्चों v की वैल्यू इतनी। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है? अब बिल्कुल हो रहा है बच्चों, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और बाकी जो टर्म्स है बच्चों वो ऊपर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 और 2 2 ज़ा 4। देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 2 ज़ा 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट विल बिकम एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और n इंटू n बच्चों मतलब n क्यूब, और h इंटू h मतलब बच्चों h क्यूब, और अपॉन में क्या बच्चों m, फिर z इंटू z विल बिकम z स्क्वायर, और e स्क्वायर इंटू e स्क्वायर विल बिकम e टू द पावर 4। आई रिपीट, by 2 2 ज़ा 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट विल बिकम एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, n स्क्वायर इंटू n n क्यूब, h स्क्वायर इंटू h h क्यूब, और अपॉन में बच्चों कितना m है, z स्क्वायर है, e टू द पावर 4 है। इससे मैं और क्या लिख सकता हूँ बच्चों? इससे मैं जैसा पहले लिखता हुआ आ रहा हूँ बच्चों, 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h क्यूब अपॉन बच्चों m e टू द पावर 4 इंटू कितना बच्चों n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। ये लिखा जा सकता है। और यहाँ पर वही घिसी पिटी सी बात है बच्चों कि ये सारे जो है ये कांस्टेंट है एक्सेप्ट n एंड z। n जो होता है बच्चों वो वेरी करता है, अलग अलग ऑर्बिट का n अलग अलग होता है, और अलग अलग एटम या आयन का बच्चों z भी अलग अलग होता है। सो बच्चों यहाँ पर आपके पास में जो है इन सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ को अगर मैं फीड करता हूँ, 4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बच्चों 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 का स्क्वायर, और h यानी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 का क्यूब, अपॉन बच्चों m स्टैंड्स फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, और e बच्चों इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। पावर 4 इंटू में कितना आ जाएगा बच्चों? इंटू में आ जाएगा n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज को बच्चों अब आपको फीड करना है। नाउ यू विल हैव टू, आपने जब ये देखिए n और z को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट थे, आपने सब की वैल्यू रख देनी है बच्चों। जब आप इन सब की वैल्यू रख देंगे तो आपके पास में बच्चों आंसर आना है तय। और मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों 1.5 इंटू 10 टू द पावर -16, और इंटू में बच्चों n क्यूब अपॉन z स्क्वायर
एंड टाइम पीरियड इज ऑफ कोर्स अ टाइम, तो इसकी यूनिट जो होगी बच्चों वो होती है सेकेंड। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में बच्चों इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड जो होगा ये होगा। यहाँ एक बात आपको ख्याल रखनी है बच्चों कि टाइम पीरियड जो है दैट यू कैन फाइंड इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। ये जो है बच्चों वो n क्यूब के प्रोपोर्शनल है, मतलब यदि मैंने n को डबल कर दिया बच्चों, सपोज कीजिए n को डबल कर दिया तो जो टाइम पीरियड है बच्चों वो 2 का क्यूब यानी 8 टाइम्स हो जाएगा। 2 का क्यूब यानी कितना हो जाएगा बच्चों 8 टाइम्स। भाई यहाँ पर भी आप वही काम कर सकते हैं, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के टाइम पीरियड आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक बात आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, एज यू मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे n बढ़ता जाएगा, और जब n बढ़ेगा बच्चों एज आई मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस n इज इंक्रीज्ड, एंड इफ n इज इंक्रीज बच्चों आई कैन सर्टेनली से द टाइम पीरियड विल आल्सो बी इंक्रीज्ड। टाइम पीरियड जो बच्चों वो बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ उन सब चीज़ों का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। पिछले लेक्चर में मैंने जो आपको पैरामीटर्स कैलकुलेट करवाए हैं, रेडियस है, वेलोसिटी है, आपका एनर्जी है, उनके ऊपर हम लोग बाकायदा सम्स भी कर चुके हैं बच्चों अभी, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। वरना यहाँ पर भी हम लोग फिर वही हाइड्रोजन लें, फिर उसके फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में टाइम पीरियड वगैरह वगैरह निकालें, वो कर सकते हैं। अदरवाइज बस इतना ध्यान रख लीजिए बच्चों जो टाइम पीरियड है वो n क्यूब के प्रोपोर्शनल है। कई बार इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे मान लीजिए सेकंड ऑर्बिट में दे दिया टाइम पीरियड और थर्ड ऑर्बिट में पूछ लिया, या सेकंड और थर्ड ऑर्बिट के टाइम पीरियड का रेशो पूछ लिया, तो सिंपल सी बात है बच्चों, सेकंड में 2 का क्यूब होगा और थर्ड में 3 का क्यूब होगा। भाई n की वैल्यू सेकंड ऑर्बिट के लिए 2 होगी, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 होगी। इस तरह से आप लोग रेशो निकाल सकते हैं। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों इन nth ऑर्बिट। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम लोग चर्चा करते हैं, वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में बच्चों इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, चलिए देख लेते हैं साहब। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, हाउ मैनी सर्कल्स इट इज कंप्लीटिंग इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में बच्चों उसने कितनी सर्कल्स चल रही है, हाउ मेनी सर्कल्स इट इज कंप्लीटिंग इन 1 सेकेंड, उसे हम बोलते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी। और आपको ध्यान हो बच्चों, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमेशा टाइम पीरियड का इन्वर्स होती है। आप लोग साउंड वेव के बारे में थोड़ा थोड़ा जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं, अभी डिटेल में भी आगे चल के हम चर्चा करेंगे बच्चों, बट अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट यू मस्ट रिमेंबर इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। भाई टाइम पीरियड के इनवर्स को आप क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1/Tn इज इक्वल टू Fn। और Tn अब जैसे यहाँ पर जो था बच्चों, ये जो आपके पास में एक्सप्रेशन बनकर आया था, बस आपको इसका इन्वर्स मारने का है। इसका इन्वर्स मारने का है तो क्या हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी इक्वल टू me टू द पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब इनटू क्या होगा बच्चों, इनटू हो जाएगा ये z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। ये आ जाएगा बच्चों फ्रीक्वेंसी, हाउ मैनी सर्कल्स इट इज कंप्लीटिंग इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये कितने सर्कल चल रहा है, और इसकी वैल्यू यदि आप निकालेंगे बच्चों, चूंकि ये इसका बिल्कुल इनवर्स है, सो नेचुरली दैट वुड बी 1.5 इंटू 10 टू द पावर -16 इंटू साहब z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। ये लीजिए, और इसको यदि आप सॉल्व करेंगे बच्चों, देन यू विल फाइंड इट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर 15 है, z स्क्वायर अपॉन n क्यूब है। ये आ जाएगी बच्चों फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है बच्चों पर सेकंड। अब फ्रीक्वेंसी की कई सारी यूनिट्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी। एक यूनिट होती है बच्चों इसकी CPS साइकिल्स पर सेकंड, या इसकी मोर कॉमनली जो यूनिट होती है बच्चों दैट इज हर्ट्ज। हर्ट्ज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यूनिट है बच्चों इसकी। सो एनीवे, सो दिस इज द यूनिट, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ मैनी सर्कल्स, हाउ मैनी ऑर्बिट्स, हाउ मैनी शेल्स इट इज कंप्लीटिंग इन 1 सेकेंड। वो ये आ गया बच्चों। और टाइम पीरियड क्या आ गया वो आपने देखा। अगर आपको केवल फार्मूला ही पूछ लिया जाए तो वो ये है बच्चों, और यदि आपसे वैल्यू पूछी जाए या न्यूमेरिकल बने तो वो ऐसा होगा। ठीक उसी प्रकार से बच्चों अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पूछ लिया जाए तो बच्चों वो ये होगा, और अगर वैल्यू पूछ ली जाए बच्चों तो वो ये होगी। तो हमने इसका फ्रीक्वेंसी भी निकाली, और हमने क्या निकाला बच्चों, उसका
टाइम पीरियड। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए मैं इसे मिटा रहा हूँ, अगर आपने कॉपी नहीं करा हो तो कृपया कॉपी कर लीजिएगा। नाउ वी मूव अहेड। और अब हम लोग बच्चों बात करते हैं जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है बच्चों, यू नो दैट इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, और जब चार्जेस चलते हैं बच्चों तो करंट चलता है। हम बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज फ्लो ऑफ करंट। तो अगर चार्ज चल रहा है बच्चों मतलब करंट चल रहा है, तो करंट अगर चल रहा है तो हम वो निकालें, तो बच्चों यहाँ पर हम निकालना चाह रहे हैं वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट ड्यू टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों उसके चारों घूम रहा है, तो वैल्यू ऑफ करंट ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बच्चों उसके कारण हम लोग जो है बच्चों उसका कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट। तो करंट जो होता है बच्चों, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। आपको पता होगा करंट जो होता है बच्चों दैट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। और रही बात बच्चों यहाँ पर चार्ज के बारे में, तो चार्ज जो है बच्चों वो है ई है, और टाइम जो है बच्चों वो Tn है। यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना है बच्चों ई, और टाइम जो है बच्चों वो Tn है। और यहाँ पर यदि हम देखें बच्चों तो चलिए ये तो ई, लेकिन Tn की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिराइव करी बच्चों, वो क्या आई थी 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n क्यूब h क्यूब। हमारे पास में कितना आया था बच्चों, हमने टाइम पीरियड का फार्मूला जो हमने डिराइव किया था थोड़ी देर पहले, वो 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n क्यूब h क्यूब, और इसके अपॉन में था बच्चों mz स्क्वायर e टू दी पावर 4। यही कुछ था मेरे ख्याल से। तो चलिए साहब अब हम क्या करें बच्चों, ये जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में वो नेचुरली न्यूमरेटर में जाएगा, और इस तरीके से बच्चों क्या आएगा, ये लीजिए mz स्क्वायर तो पहले से है, और ये e की पावर 4, ये e टू दी पावर 5 हो गया। आई रिपीट, ये m है, ये z स्क्वायर है, ये e टू दी पावर 4 इंटू e विल बिकम e टू दी पावर 5 अपॉन में बच्चों 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n क्यूब h क्यूब। कुछ ऐसा हो जाएगा भाई, ये mz स्क्वायर e टू दी पावर 4 इंटू e विल बिकम e टू दी पावर 5 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n क्यूब h क्यूब। तो ये आपके पास में बच्चों nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के कारण अब बहने वाला करंट आ गया। अभी क्या करते हैं बच्चों, फिर वही घिसी पिटी सी बात करेंगे कि ये जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उन सबको अलग रख देंगे। यहाँ पर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब इंटू में बच्चों z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। अब यहाँ पर वही घिसी पिटी सी बात होगी बच्चों, m इलेक्ट्रॉन का मास है जो कि कांस्टेंट है, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो भी कांस्टेंट है, अब 4 भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट और h भी कांस्टेंट। अगर वेरिएबल कुछ है बच्चों तो वो है z और m। ये सब कांस्टेंट देखिए, सब कांस्टेंट्स की वैल्यूज रख देंगे बच्चों एज यूजुअल जैसा हम करते आ रहे हैं। इन सब की वैल्यूज रख देने पर बच्चों दिस वुड बिकम 1.06 इंटू z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। और ये जो करंट आएगा बच्चों ये आएगा मिली एम्पियर में। ऑफ कोर्स आपके पास में ऐसी कई सारी बातें आ रही हैं बच्चों जो आपको याद रखनी है, जो आपको कंठस्थ रखनी है, मैं समझ सकता हूँ, बट थोड़ी सी मेहनत तो करना पड़ेगी। नो पेन नो गेन, तो कुछ गेन करना है तो कुछ थोड़ा सा पेन तो भैया लेना ही पड़ेगा। एनीवेज, तो ये बच्चों आपके पास में nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण बहने वाला करंट आया। हम लोग टाइम पीरियड निकाल चुके बच्चों, फ्रीक्वेंसी निकाल चुके बच्चों, हम लोग करंट भी निकाल चुके। अब मैं आपको थोड़ी सी और आगे बात बताता हूँ। यहाँ पर क्या देखिए, इन पर न्यूमेरिकल बहुत रेयरली बना करते हैं। अगर कुछ बनता है बच्चों तो वो जनरली जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले भी कि यहाँ आपके पास में बच्चों ये IN जो है दैट वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, n क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब बच्चों देखिए मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। जब भी कभी किसी कॉइल में करंट फ्लो होता है, जब भी कभी किसी कॉइल में करंट फ्लो होता है बच्चों, तो वो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। आप लोगों ने बच्चों ये पढ़ा है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में पढ़ा हुआ है कि जब भी कभी किसी कॉइल में करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको याद दिलाऊं बच्चों, तो इधर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती थी। अगर आपको कुछ धुंधला सा याद आ रहा हो बच्चों, आप लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से। ये लीजिए, इस तरह से कुछ मैग्नेटिक लाइन फील्ड लाइंस बच्चों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हुआ करती थी, जो कि सेंटर पे आते आते बच्चों यूनिफॉर्म हो जाती थी। अगर कुछ ध्यान हो ऐसा कुछ,
पढ़ा होगा आप लोगों ने मेरे ख्याल से। एनीवेज, सो क्या हो रहा है बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो चार्ज चल रहा है, और अगर चार्ज चल रहा है तो करंट चल रहा है। चलिए साहब, चार्ज चल रहा है तो करंट चल रहा है। अब उस करंट के कारण बच्चों मैं इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना चाहता हूँ। आई वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। इसके सेंटर पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं। तो हम लोग अगले चीज पर आ रहे हैं बच्चों, यहां पर वो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप करने वाली जो हो रही है बच्चों, कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप्ड एट द सेंटर, डेवलप्ड एट सेंटर, ये लीजिए साहब, डेवलप्ड एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस कह सकते हैं, बिकॉज व्हाट इज द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। जो ऑर्बिट का सेंटर है बच्चों वही न्यूक्लियस का सेंटर है। सो आई कैन से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ड्यू टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बच्चों तो उसके चार्ज घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मतलब चार्ज घूम रहा है, और अगर चार्ज घूम रहा है बच्चों मतलब करंट घूम रहा है, और अगर करंट घूम रहा है बच्चों तो नेचुरल सी बात है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी ना बच्चों, दैट वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन कितना बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये होती है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी आती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आप लोगों ने निश्चित रूप से ये तो जरूर पढ़ा हुआ है बच्चों कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसे हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड i के प्रोपोर्शनल होती है और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ा, इवन ये भी पढ़ा होगा बच्चों। मैंने तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट जब आपको पहले पढ़ाया है जूनियर क्लास में, तब मैंने ये पूरा फार्मूला ही आपको डिराइव करा, लिखवाया है। डिराइव तो नहीं करा, डिराइव तो हम आगे चल के कर लेंगे, बट हाँ ये फार्मूला जरूर लिखा हम लोगों ने बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यहाँ पे ये जो म्यू नॉट होता है बच्चों, व्हाट इज दिस, दिस म्यू नॉट इज नोन एज बच्चों परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या बच्चों, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए इसी बोर मॉडल के टाइम पर बच्चों हम लोगों ने एक पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम बोलते थे परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ एयर, या फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन ये क्या बच्चों, परमिएबिलिटी है। ये परमिएबिलिटी आप देख रहे हैं बच्चों, और ये परमिटिविटी, इन दोनों में एक रिलेशन होता है। मैं लगे हाथों आपको वो रिलेशन भी बताता हूँ बच्चों। C इक्वल्स टू होता है 1/√रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है बच्चों, दिस इज C। ये क्या है बच्चों, C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ बच्चों ये म्यू नॉट जो है वो परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम है। इसके ये एक्चुअली होता क्या बच्चों, ये मैग्नेटिज्म में आप डिटेल में पढ़ेंगे, बस मैं अभी के लिए सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ बच्चों। इस म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻⁷। इट्स वैल्यू इज 4π × 10⁻⁻⁷। एनीवेज, अब बच्चों यहाँ पर nth ऑर्बिट में करंट क्या है और nth ऑर्बिट में ऑर्बिट की रेडियस क्या, वो रख दीजिए। हम फिर से बोले बच्चों, सेंटर पे, ऑर्बिट के सेंटर पे, न्यूक्लियस के सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है बच्चों, हम वो निकालना चाहते हैं। तो वो होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r हो जाएगी। आई जो है बच्चों वो है IN और RN। चलिए साहब, अब देखिए ये म्यू नॉट अपॉन 2, और बच्चों रही बात IN की, तो IN तो अभी भी आपके समक्ष लिखा हुआ है, इट इज इक्वल टू बच्चों m और फिर बच्चों e⁵ अपॉन बच्चों 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h³ इंटू बच्चों z² अपॉन n³। ये तो बच्चों आपके पास में nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण करंट आया, और Rn का फार्मूला क्या बच्चों, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n² h² अपॉन पाई m z⁡e²। सो बच्चों दिस इज व्हाट, ये बच्चों आपके पास में जो है ये करंट का एक्सप्रेशन आ गया, और ये आपके पास में बच्चों nth ऑर्बिट की रेडियस का एक्सप्रेशन आ गया। ये हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। तो बस अब हमको इन वैल्यूज़ को थोड़ा सा और सिस्टमेटिक करना है, तो मैं उसके लिए बच्चों ये जो है मुझे सामने जो लिखा है इसे मुझे मिटाना पड़ेगा। तो देखिए साहब अभी क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा। दिस इज न्यूमरेटर, जिसमें क्या हो रहा है बच्चों, म्यू नॉट पहले से लिखा हुआ है। चलिए साहब म्यू नॉट लिख दिया,
अभी बच्चों यहाँ पर ये जो पाई एम जेड ई स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा, पाई एम, तो पाई गया तो ये चलिए पाई हो गया, और बच्चों ये एम है और ये भी एम है, ये दोनों एम है, दिस इज एम, दिस इज एम, एम और एम का मल्टीप्लिकेशन बच्चों एम स्क्वायर हो जाएगा। आई रिपीट, ये पाई है, ये एम है इंटू एम है, एम स्क्वायर हो गया बच्चों, और ये जेड स्क्वायर था और ये एक और जेड विल बिकम बच्चों जेड क्यूब। थोड़ा सा अटेंशन कैरी करना पड़ेगा, ये जेड स्क्वायर है और ये जेड है बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जेड क्यूब हो जाएगा, और ये ई टू द पावर 5 और ये ई टू द पावर 2 विल बिकम बच्चों ई टू द पावर 7। आई रिपीट, ये ई टू द पावर 5 और ये ई स्क्वायर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बच्चों ई टू द पावर 7 आएगा, और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट, मतलब एप्सिलॉन नॉट का क्यूब, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट का क्यूब, और ये n क्यूब इनटू n स्क्वायर विल बिकम बच्चों n टू द पावर 5, और ये बच्चों h क्यूब इनटू h स्क्वायर विल बिकम h टू द पावर 5। हमने क्या करा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। म्यू जीरो है, चलिए म्यू जीरो लिखा, देखिए फिर उसके बाद में बच्चों ये न्यूमरेटर में जाएगा ना, जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में पाई ऊपर चला गया, वो पाई आ गया बच्चों, और ये एम ऑलरेडी था, एक और एम हो गया, एम स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर था बच्चों इंटू जेड हो गया, जेड क्यूब हो गया, e to the power 5 into e square will become e to the power 7 upon 4 2 जा 8 epsilon naught का स्क्वायर into epsilon naught क्यूब, और ये n क्यूब into n स्क्वायर into the power 5, और h स्क्वायर into h क्यूब will become h to the power 5। तो छोटा सा, बड़ा छोटा सा निक्का सा फार्मूला हमारे सामने बनकर आया बच्चों। अब यहाँ पर भी हम वही घिसी पिटी सी बात करें कि जितने वेरिएबल्स हमको सबको एक तरफ और सारे कांस्टेंट्स को एक तरफ कर दें, तो बच्चों ये म्यू नॉट कांस्टेंट है, एम स्क्वायर भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ई टू द पावर 7 भी कांस्टेंट है, और अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट का क्यूब कांस्टेंट है, एच टू द पावर 5 कांस्टेंट है, और इनटू में क्या आएगा बच्चों, इनटू में यू कैन सी देयर इज जेड क्यूब, और अपॉन में कितना बच्चों एन टू द पावर 5। सो ये जो कॉन्स्टेंट्स थे बच्चों उन सबको अलग कर दिया, और जो वेरिएबल थे बच्चों उनको अलग कर दिया। वेरिएबल में कौन है, यहाँ पे जेड क्यूब है बच्चों, और एन टू द पावर 5 है, इनको छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट थे। और इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज को जब आप रख देंगे बच्चों, ये सबको जब रख देंगे बच्चों, देन यू विल फाइंड इट इज इक्वल टू 12.58 इंटू बच्चों जेड क्यूब अपॉन एन टू द पावर 5। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है बच्चों उसकी यूनिट होती है टेस्ला। क्या यूनिट होती है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड या इसकी इंटेंसिटी की यूनिट होती है बच्चों टेस्ला, जिसे हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया करते हैं। सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड एट द सेंटर। ये बच्चों सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ गई। मैं मुद्दे की बात बोलूं बच्चों, यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आपके पास में ये बनकर आया, हेयर यू कैन सी दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 5। अब नेचुरल सी बात है बच्चों, एज आई मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, n जो है बच्चों वो बढ़ेगा, और n अगर बढ़ेगा तो bn की वैल्यू कम होती जाएगी, bn की वैल्यू बच्चों कम होती जाएगी। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड एट द सेंटर। तो हमने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी भैया, उसमें करंट कितना फ्लो हुआ वो निकाल दिया, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी निकाल दी। और बच्चों यहाँ एक और टर्म आता है, वो है मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ, मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड, इसे क्या कहूँगा बच्चों में, मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड ड्यू टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड ड्यू टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बच्चों, nth ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके घूमने के कारण जो है मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा बच्चों, वो हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा वो हमें कैलकुलेट करना, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है। आप लोग को एक बात बताऊं, कोई भी मैग्नेट हो बच्चों, एवरी मैग्नेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट। जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगी उसका मैग्नेटिक मूवमेंट उतना ज़्यादा होगा। कोई भी मैग्नेट बच्चों स्ट्रॉन्ग अगर है, मान लीजिए मैग्नेट वीक है तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कम है, ये मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा है। और मैग्नेटिक मूवमेंट किसी भी केस में कितना होता है बच्चों, वो होता है करंट इनटू एरिया,
इट इज इक्वल टू बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया। करंट और एरिया बच्चों, जो जैसे ये सर्कल में करंट फ्लो हो रहा था ना, तो आपने जो जितना करंट फ्लो हुआ वो लिया और इस सर्कल का एरिया ले लिया बच्चों। द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्वांटिटीज करंट एंड एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक मूवमेंट। इन दोनों का प्रोडक्ट बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट होगा आई एन इंटू ए एन। और रही बात बच्चों आई एन की, तो ये देखिए आई एन क्या है बच्चों, एम ई टू द पावर 5 जेड स्क्वायर अपॉन बच्चों 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू एन क्यूब इंटू एच क्यूब। ये तो हो गया बच्चों करंट। कितना हो गया करंट, एम ई टू द पावर 5 जेड स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन क्यूब इंटू एच क्यूब। और एरिया का जहां तक सवाल है बच्चों, तो ये सर्कल है और सर्कल का एरिया होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और आर की वैल्यू बच्चों हम कितनी निकाल चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। और फिर उस पूरे का क्या करोगे भैया, स्क्वायर करोगे। भाई देखिए ये आई एन की वैल्यू कितनी आई थी, ये आपके सामने लिखिए एम ई टू द पावर 5 जेड स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब एन क्यूब, ये लिखा पाई। और एरिया कितना होता है बच्चों, ये सर्कल का एरिया जो होगा बच्चों वो नेचुरल सी बात है ना, दैट वुड बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो बस अब आप ये देखिए बच्चों, यहाँ पर जो जो भी आपने वैल्यूज रखी हैं, अब उनको आपको कैलकुलेशन मारना पड़ेगा बच्चों। तो चलिए मार लेते हैं, क्या आता है देखें हम जरा। ये क्या है बच्चों, एम ई टू द पावर 5 जेड स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन क्यूब एच क्यूब। अब ये तो हमने लिखा, अब ये लिखा साहब पाई, और इसका स्क्वायर करोगे बच्चों तो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन टू द पावर 4 एच टू द पावर 4, भाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन टू द पावर 4 एच टू द पावर 4 अपॉन बच्चों कितना, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों एम स्क्वायर, ये बच्चों हो जाएगा जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा ई टू द पावर 4 एम ई टू द पावर 5 जेड स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन क्यूब एच क्यूब लिख दिया। इनटू में बच्चों पाई है, और ये एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है, एन स्क्वायर का स्क्वायर है, एच स्क्वायर का स्क्वायर है अपॉन पाई का स्क्वायर है, एम का स्क्वायर है, जेड का स्क्वायर है, और ई टू द पावर 2 के पावर 2 मतलब ई की पावर 4। कुछ कैंसिल हो रहा है, ऑफ कोर्स बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर बच्चों देखिए एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर से एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया। उसके बाद में बच्चों जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, और अच्छा एक एम से एम कैंसिल हो गया, और एक पाई से पाई कैंसिल हो गया। देखिए एम से एम गया, पाई से पाई गया, और यहाँ ये e टू द पावर 4 है। गौर कीजिएगा बच्चों, ये e टू द पावर 4 से ये जाएगा तो केवल e बचेगा। देखिएगा बच्चों, जरा ध्यान देते जाइएगा कि कौन सी क्वांटिटी किससे कैंसिल हुई है। m चला गया बच्चों e टू द पावर 5 e टू द पावर 4 से जाएगा बच्चों, तो ये आएगा e आ जाएगा, और अपॉन में बच्चों ये बचा 4 और पाई, और ये n क्यूब से बच्चों n क्यूब से जब n जाएगा, सॉरी n क्यूब से जब n टू द पावर 4 जाएगा बच्चों, तो ये आएगा n आएगा, n क्यूब से n टू द पावर 4 चला गया, n क्यूब से n टू द पावर 4 चला गया, n बचा, और h क्यूब से h टू द पावर 4 चला गया बच्चों, तो h बचा, तो और एक m बचा हुआ है यहाँ पर बच्चों। तो कुल मिलाकर मैग्नेटिक मूवमेंट जो आया बच्चों ड्यू टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वो जरा गौर कीजिए, बहुत छोटी सी क्वांटिटी आई है। अभी तक आपने जितने भी फार्मूला डिराइव करे बच्चों, मेरे ख्याल से सबसे छोटा यही आया है, सबसे छोटा ये आप देख लीजिए भाई। यहाँ पर m से m चला गया, पाई से पाई चला गया, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर चला गया, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर से एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर चला गया, n क्यूब से n टू द पावर 4 जाएगा, n बचेगा, h क्यूब से h की पावर 4 जाएगा, h बचेगा, और यहाँ e टू द पावर 5 e टू द पावर 4 से जाएगा, e बचेगा, और अपॉन में कुछ ही आएगा। सो दिस इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रोटेशन इन nth ऑर्बिट। भैया nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा था उसके कारण मैग्नेटिक मूवमेंट ही आ गया। अब ये एक मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फार्मूला आपके पास में आया बच्चों, आप इसमें देखिए, इसमें n आ रहा है, केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वांटिटी आ रही बच्चों n। पहले चलिए एक काम करते हैं, वही जितने कॉन्स्टेंट्स हैं उन सबको अलग कर लेते हैं। तो हमने सारे कॉन्स्टेंट्स को अलग कर दिया, वेरिएबल्स को अलग कर दिया, तो यहाँ h e अपॉन 4 पाई m इंटू कितना आएगा बच्चों, इंटू में आएगा आपके पास में n, सिर्फ n। यहाँ z आया ही नहीं है। आप देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ z, z लिखा हुआ आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि z स्क्वायर से z स्क्वायर तो पहले ही कैंसल हो गया भैया। तो ये आपके पास में आ गया, और सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज में फिर वही बात करूं बच्चों, अगर मैं रख दूं तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34
ई की वैल्यू बच्चों 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये 4 है बच्चों, पाई की वैल्यू 3.142 है, और m की वैल्यू बच्चों 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg है, इनटू में बच्चों n। व्हाट आर द कॉन्स्टेंट्स? ये सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ को हम लोग फीड कर देंगे बच्चों, और इनको सबको फीड कर देने पर आई विल गेट दिस इज 9.27 इंटू 10 टू द पावर -24, 9.27 इंटू 10 की पावर -24 इंटू n आ जाएगा बच्चों। और ये जो आपके पास में आ गया बच्चों, ये मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया। और मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट अगर आप देखें बच्चों तो आपको यहाँ से देख के समझ में आ रहा होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है बच्चों करंट इनटू एरिया होता है, और करंट की यूनिट होती है बच्चों एम्पियर, और एरिया की यूनिट होती है बच्चों मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट आएगी दैट वुड बी एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है इसकी यूनिट, या फिर इसकी यूनिट होती है बच्चों जूल पर टेस्ला। टेस्ला थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, तो इसकी यूनिट जो आएगी बच्चों एम्पियर मीटर स्क्वायर आएगी, या जूल पर टेस्ला आ जाएगी बच्चों। सो दिस इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, उसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, ये आपके पास में वो आ गया। तो बच्चों ये मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया, करंट भी आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी आ गई। और उसके बाद में आप यहाँ पर एक बात और देखिए बच्चों कि ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला आया है, ऑफ कोर्स इसमें आप एक बात नोटिस कर सकते हैं कि दिस मैग्नेटिक मूवमेंट इज प्रोपोर्शनल टू n लिखा हुआ है, लेकिन इस पूरे फार्मूले में बच्चों कहीं पर भी z लिखा हुआ रहा है क्या? नोवेयर z इज देयर, नोवेयर z इज देयर, कहीं पर भी बच्चों z नहीं आ रहा लिखा हुआ। इस फार्मूले में देखिए बच्चों z लिखा हुआ नहीं आ रहा। और फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, साइंस का एक नियम बच्चों, अगर एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करे तो हम पावर 0 लगाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, भविष्य में इसकी जरूरत आपको सैकड़ों बार पड़ेगी। हेयर मैग्नेटिक मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, मतलब आप कोई भी एलिमेंट लीजिए, कोई भी आयन लीजिए, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है बच्चों वो जेड पर कतई निर्भर नहीं करेगा। फिर आप हाइड्रोजन की बात करें या लिथियम की, आप सोडियम की बात करें या यूरेनियम की, जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा बच्चों वो हर बार बिल्कुल सेम आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों। सो मैग्नेटिक मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड। मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा बच्चों वो जेड पर डिपेंड नहीं कर रहा, एन पर जरूर डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पर लगे हाथों में आपको एक बात बताता हूँ बच्चों, यदि सपोज कीजिए मैं फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू जो होगी बच्चों वो होगी 1। और अगर मैंने एन की वैल्यू को 1 पुट कर दिया, यदि मैंने बच्चों n की वैल्यू को 1 पुट कर दिया तो मैं क्या पाता हूं, जरा हम देखें। हम उस केस में बच्चों आई विल फाइंड n की वैल्यू 1 पुट कर देने पर दिस वुड बी इक्वल्स टू, एक सेकंड, यहाँ n की वैल्यू में 1 पुट करता हूँ बच्चों, तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा दैट यू विल फाइंड इज इक्वल्स टू बच्चों 9.27 इंटू 10 टू द पावर -24, यही आएगा बच्चों। ये फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, इफ इलेक्ट्रॉन वुड हैव बीन मूविंग इन फर्स्ट ऑर्बिट, तो बच्चों इसकी वैल्यू जो आएगी वो इतनी आएगी। और यूनिट क्या होगी इसकी बच्चों? जूल पर टेस्ला। आइदर यू से जूल पर टेस्ला और यू से एम्पियर मीटर स्क्वायर, यूनिट जैसा मैंने आपको बताया बच्चों। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यूनिट है बच्चों इसकी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण यूनिट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है बच्चों एक्चुअली। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो इसकी वैल्यू आती है कितनी बच्चों? 9.27 इंटू 10 टू द पावर -24 जूल पर सेकंड। जो भी आपके पास में कॉन्स्टेंट थे आपने उनकी वैल्यूज फीड कर दी। इसकी जरूरत बच्चों आगे चल के आपको पड़ेगी और इसी चैप्टर में पड़ेगी, और इसी चैप्टर में नहीं बच्चों आगे भी पढ़ती रहेगी, तो ये वैल्यू थोड़ी सी आप याद रख सकते हैं। एनीवेज, सो हमने बच्चों यहाँ पर जो है टाइम पीरियड, वेलोसिटी, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, और आपका करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, इसकी जानकारी निकाली। एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ बच्चों, थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके कीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसने जो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करा, और उसके कारण जो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, उन दोनों का रेशो बताना आपको।
किसका रेशो बताना बच्चों? यू नीड टू डिटरमाइन रेशो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम बच्चों जिसको हम जे से एल से दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इन दोनों का रेशो बताइए बच्चों। थोड़ी देर तनिक देर के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन nth ऑर्बिट, कैलकुलेट रेशो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड एंड इट्स एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए साहब, अभी आप अगर देखें बच्चों तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट अभी आप लोगों ने डिराइव करा बच्चों, दैट यू फाइंड इज इक्वल टू NHE अपॉन 4πm। ये बच्चों आपके पास में क्या आ गया यहाँ पर? ये आपके पास में आ गया बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट जिसकी वैल्यू है NHE अपॉन 4πm। अभी आप लोगों ने डिराइव करी बच्चों, करी है। और रही बात एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है बच्चों वो होता है mvr। और चूंकि nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो जो वेलोसिटी लेंगे वो nth ऑर्बिट वाली लेंगे, और जो रेडियस लेंगे बच्चों वो भी nth ऑर्बिट वाले लेंगे। जो वेलोसिटी लेंगे वो भी nth ऑर्बिट की, और जो रेडियस लेंगे बच्चों वो भी nth ऑर्बिट का लेंगे। तो ये आपके पास में एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। अब यहाँ पे Vn का फार्मूला और Rn का फार्मूला आपको रखना पड़ेगा। Vn का फार्मूला आप जानते हैं ना क्या होता है? अब Vn का फार्मूला होता है बच्चों ZE² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH, और Rn का फार्मूला जो होता है बच्चों एप्सिलॉन नॉट N² H² अपॉन पाई एम ZE²। तो आपको बच्चों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पाई एम ZE²। ठीक है, चलिए साहब, अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? ये किसका फार्मूला? Vn का या Rn का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू m करेंगे, तब जाकर आपके पास में आंसर आएगा। तभी आएगा ना भैया। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली मैग्नेटिक मूवमेंट आप निकाल चुके हो, और अब यहाँ पर Vn और Rn की वैल्यूज ये जो रखी हुई हैं ये यहाँ रखेंगे, उससे रेशो आ जाएगा। कर सकते हैं आप मेरे ख्याल से। अदरवाइज बच्चों मैं थोड़ी सी अकल लगाने वाला काम बताऊं आपको, इतना सब कुछ आपको नहीं करना। आप सिंपली मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा वो क्या होगा बच्चों? मैग्नेटिक मूवमेंट होगा NHE अपॉन 4πm। मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा बच्चों वो होगा NHE अपॉन 4πm। और रही बात बच्चों एंगुलर मोमेंटम की, तो अनडाउटेडली एंगुलर मोमेंटम तो mvr ही होता है बच्चों। पर आपको बोर का सेकंड पोस्टुलेट याद हो तो ये होता है बच्चों NH अपॉन 2π के बराबर। दिस इज इक्वल टू बच्चों NH अपॉन 2π। NH अपॉन 2π ये क्या होता है बच्चों? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है। तो बस भाई आप चाहो ना तो ये मल्टीप्लाई करके देखो, इन तीनों का मल्टीप्लाई करो। ये था m, ये था v, ये था r। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसल, NH से NH कैंसल, Z से Z कैंसल, m से m कैंसल, और कुछ कैंसल हो रहा है और कुछ कैंसल नहीं हो रहा है। आपके पास में कितना आ रहा है? एक सेकेंड, हाँ, पाई एम ई जेड स्क्वायर होता है ना शायद से, यस। अब ये आप ई से ई भी कैंसल, ये लीजिए एक ई से ई भी कैंसल, और बचेगा कितना बच्चों? आपके पास में बचेगा NHE अपॉन 2πm, NH अपॉन 2π आ रहा है। देखिए बिल्कुल भाई, ये वेलोसिटी का फार्मूला क्या था? ZE² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH। और जहाँ तक उसका सवाल था बच्चों रेडियस का, तो रेडियस क्या थी? रेडियस थी बच्चों, एक सेकंड मैंने थोड़ी सी गलती करी बच्चों। रेडियस का फार्मूला क्या था? पाई एम ZE² ना, पाई एम ZE²। ये लीजिए, अब क्या होगा बच्चों? इस E² से E² कैंसिल हो जाएगा, और ये Z से Z भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या बच्चों? बचेगा सिंपली आपके पास में NH अपॉन 2π। वही देखिए, आना वही है, लेकिन थोड़ी सी अकल लगाएं। मैं वेलोसिटी की वैल्यू रखूं, रेडियस की वैल्यू रखूं, और पहले इतना सारा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करूं। देखो अभी जैसे मैंने ही फार्मूले में थोड़ी सी गलती कर दी थी, लिखने में गलती कर दी थी। वो क्या था बच्चों? दैट वाज E² इंटू Z, मैंने Z इंटू E कर दिया था। अदरवाइज मेरे को ये सब नहीं करने का बाबा। मेरे को एंगुलर मोमेंटम कितना आ रहा है? NH अपॉन 2π, और सेकंड पोस्टुलेट कहता है। तो दोनों का रेशो निकालने का भैया। N से N क्या हो गया रे? कैंसल। और H से H भी क्या हो गया? कैंसल। और 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स। और इस तरीके से मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम इन दोनों का रेशो बच्चों आ जाएगा E अपॉन 2m। ये मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशो आया भैया। ये आपके पास में क्या आया? ये मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशो आ चुका है। अब मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूं बच्चों। ये देखिए, ये आपने क्या करा? जब इलेक्ट्रॉन चल रहा था तो नेचुरल सी बात है बच्चों, करंट चल रहा था। करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई मतलब इट इज वर्किंग लाइक अ मैग्नेट, एंड एवरी मैग्नेट एज आई टोल्ड अर्लियर इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, और उस मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशो निकाला। बड़ा छोटा सा आंसर आया है E अपॉन 2m। यहाँ कौन चार्ज था बच्चों? इलेक्ट्रॉन।
और m उसका मास था। अब ये जो आपने डिराइव करा बच्चों, अभी ये फार्मूला बच्चों मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए ही नहीं, ये जो मर्जी कोई चार्ज पार्टिकल हो। मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है बच्चों Q जो कि घूम रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल है Q जो कि किसी सर्कल में घूम रहा है बच्चों, तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशो बच्चों Q/2m आएगा। उन दोनों का जो रेशो आएगा बच्चों वो सर्टेनिटी के साथ में किसके बराबर आएगा, Q/2m। अगर चार्ज पार्टिकल Q है और उसका मास m है, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो बच्चों, अगर उसका चार्ज कितना है Q, मास कितना है m, तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशो ये आएगा। और एक और बात बताता हूं बच्चों, बहुत अच्छी आपको, कि सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल के लिए ही बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल ना होते हुए कोई ऐसी एक, मान लीजिए एक डिस्क होती इस तरह की, कोई डिस्क समझते होंगे आप मेरे ख्याल से, एक प्लेट, सर्कुलर प्लेट, और अगर मान लीजिए कोई सर्कुलर प्लेट ऐसी होती जिसका चार्ज होता Q और जिसका मास होता m, और अगर वो घूम रही होती, या डिस्क की जगह मान लीजिए कोई रिंग होती, रिंग मतलब एक तार को बेंड करके सर्कल बना दिया, एक इस तरह से रिंग होती बच्चों, और अगर वो घूम रही होती, या मान लीजिए एक सॉलिड स्फीयर होता, सॉलिड स्फीयर मतलब समझते होंगे एक ठोस बॉल, गेंद, अगर उस पर चार्ज Q होता और उसका मास m होता, या फिर एक हॉलो स्फेरिकल शेल जैसा टेनिस बॉल हॉलो होती है आपको पता है, तो अगर वो घूम रही होती, कोई भी चार्ज बॉडी घूम रही हो बच्चों, तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशो अवश्यम भावी रूप से बच्चों Q/2m के बराबर आएगा। उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर रेशो मोमेंटम का रेशो आएगा बच्चों, दैट वुड बी इक्वल्स टू Q/2m सर्टेनिटी के साथ में बच्चों। तो यहाँ पर जो है मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशो, कोई भी चार्ज बॉडी हो, फिर भले वो एक चार्ज पार्टिकल हो, वो एक इलेक्ट्रॉन हो, एक प्रोटॉन हो, एक न्यूट्रॉन हो, एक अल्फा पार्टिकल हो, या कोई एक स्फीयर हो, डिस्क हो, रिंग हो, हॉलो स्फीयर हो, कोई भी चार्ज बॉडी हो बच्चों, अगर उसका चार्ज Q है, मास m है और वो घूम रही है, तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशो ये आएगा। वो यूनिफॉर्म स्पीड से घूमती रहना चाहिए, बस इतनी सी बात है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब मेरे ख्याल से आप समझते होंगे कि उसकी स्पीड हमेशा बिल्कुल मेंटेन रहे, ऐसा नहीं कि कभी तेज हो गई कभी धीरे पड़ गई, वैसे बच्चों। तो ये हम लोगों ने कुछ करा, और भी हम कर सकते हैं, और भी कुछ बेसिक से और पैरामीटर्स निकाल सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों मैं आपको बताऊं, एंगुलर स्पीड बच्चों, जब कभी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उस समय हम लोग एंगुलर स्पीड भी निकाला करते हैं। तो एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट में बच्चों जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी। तो एंगुलर स्पीड के बारे में आप जानते हो बच्चों, एंगुलर स्पीड को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा, इसे क्या प्रोनाउंस किया जाता है बच्चों, ओमेगा। ओमेगा मेरे ख्याल से जानते होंगे, खासतौर पे ओमेगा 3 के बारे में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, खाते भी होंगे शायद से। कई लोगों को आजकल अखबारों में खूब आता रहता है ओमेगा 3 की, जो ओमेगा 3 की दवाइयाँ या ओमेगा 3 के जो भोजन होते हैं वो लेना चाहिए, इस तरह से कुछ। तो वो जो होता है बच्चों, वो ओमेगा किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 2π/T। वो किसके बराबर होता है बच्चों, 2π/ टाइम पीरियड। भाई एक पूरा सर्कल अगर बॉडी घूम जाएगी तो वो कितना एंगल चल जाएगी, एक पूरा सर्कल घूमने पर बच्चों वो चलेगी 2π 360 डिग्री, 360 डिग्री। अगर कोई बॉडी आधा सर्कल चलती है तो वो 180 डिग्री होता है, लेकिन अगर वो पूरा सर्कल चल जाती है बच्चों तो वो 360 डिग्री होता है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, पूरा सर्कल घूम रही तो वो 2π हो गया, और एक सर्कल घूमने में टाइम जो लगता है बच्चों वो टाइम पीरियड हो गया। तो अब अगर बच्चों में यहाँ पर टाइम पीरियड का जो फार्मूला भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, 4ε0² n³ वगैरह वगैरह जो डिराइव किया था, अगर वो सारा यहाँ पर रख देंगे बच्चों तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों। फिर मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ 4.159 इंटू 10⁻16, 4.159 इंटू 10⁻16 एग्जैक्टली। और उसके बाद में बच्चों ये जो टाइम पीरियड था वो n³ था अपॉन z² था, इस तरह से कुछ मेरे ख्याल से आ जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास में क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन की एंगुलर स्पीड क्या आ जाएगी, ये एंगुलर स्पीड। अच्छा एक सेकेंड, n³ तो डिनोमिनेटर में आएगा क्योंकि टाइम पीरियड में बच्चों z² आएगा ऊपर, यहाँ z² ऊपर हो जाएगा और ये n³। और इसकी जो यूनिट होती है बच्चों वो क्या होती है, रेडियन पर सेकंड। तो ये आपके पास में क्या आ गया बच्चों, टाइम पीरियड। भाई अभी आपने जो टाइम पीरियड का फार्मूला डिराइव किया था ना, 4ε0² n³ h³ अपॉन
जेड स्क्वायर वगैरह में कुछ हम लोगों ने जो डिराइव किया था वो आप यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हैं, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है बच्चों। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, उसकी एंगुलर स्पीड। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं बच्चों। इसमें ये जो मैंने आपको बताया मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशो हमेशा Q/2m होगा। ये केवल केमिस्ट्री में ही नहीं बच्चों, फिजिक्स में भी अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखनी बच्चों, ये जो बोर एटॉमिक मॉडल में हमने जो भी कुछ पढ़ा है इसमें हमने क्या करा मालूम है, इसमें हमने जो न्यूक्लियस है, आपको ये पता है कि साहब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। हमने पढ़ा बच्चों, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस, ये आप जानते हैं। अब इसमें हमने क्या करा बच्चों, जो न्यूक्लियस है ना उसको रेस्ट में माना है। न्यूक्लियस को बच्चों हमने काहे में माना है, रेस्ट में। हमने माना है कि न्यूक्लियस रेस्ट में, जैसे सन के अराउंड अर्थ घूम रही है तो हमने सन को रेस्ट में माना है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है बच्चों। प्रैक्टिकली ये जो न्यूक्लियस है ना ये भी घूमता रहता है। दुनिया में ऐसी कोई बॉडी नहीं है बच्चों जो परफेक्ट रेस्ट पर हो, हर वस्तु चल रही है, कोई किधर कोई किधर। एक बात बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ में समझिए आप। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ एंड हियर न्यूक्लियस इज सपोज टू बी एट रेस्ट, अदरवाइज न्यूक्लियस इज एक्चुअली मूविंग। और न्यूक्लियस मूव करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा। आप लोग फिजिक्स में आगे चल के पढ़ लेंगे। तो उस केस में बच्चों हमारे पास में एक नया फंडा आ जाता है, वो होता है बच्चों रेस्ट मास। रेस्ट मास जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट किया करते हैं। और रेस्ट मास क्या होता है बताता हूँ आपको। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या है बच्चों, म्यू। म्यू क्या, म्यू को कहते हैं हम रेस्ट मास, हिंदी में जिसे कहा जाता है बच्चों रेस्ट मास। बोला मैंने, सॉरी गलती कर दी बच्चों, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। दिस इज नॉट रेस्ट मास, दिस इज एक्चुअली बच्चों रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास जो कि किसके बराबर होता है बच्चों, Me इंटू Mn अपॉन Me प्लस Mn। Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, Mn मास ऑफ न्यूक्लियस, Mn मास ऑफ न्यूक्लियस, Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बच्चों इससे ना हमको ये रेस्ट मास निकालना पड़ता है। अभी मैं फिर बोल रहा हूँ, हमने ये जितना भी सब डेरिवेशंस करे बच्चों, इन सब में हमने नाभिक को विरामावस्था में माना। न्यूक्लियस वाज सपोज टू बी एट रेस्ट बट इफ इट इज मूविंग, अगर वो मूव कर रहा है, अगर वो मूव कर रहा है बच्चों, तो फिर उस केस में आपको रेस्ट मास का लॉजिक अपनाना पड़ेगा, रेस्ट मास के फंडा यूज करना पड़ेगा बच्चों। और रेस्ट मास का फंडा यूज करना, सॉरी बार बार रेस्ट मास बोल रहा हूँ, रिड्यूस मास का फंडा यूज करना पड़ेगा। और जहां जहां आपके फार्मूलों में M लिखा हुआ आया है, जहां जहां आपके फार्मूले में क्या लिखा हुआ है बच्चों, M। अभी तक M किसका मास था, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का मास था। लेकिन अब उन सारे फार्मूलों को हम लोग बच्चों M की जगह और म्यू से रिप्लेस कर देंगे, म्यू से रिप्लेस कर देंगे। मैं समझ सकता हूं बच्चों कि आपके लेवल पर शायद आपको अभी लग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, किसी किसी को ऐसा लग सकता है। पर ज़्यादा देर इंतजार मत कीजिए बच्चों। अभी हम लोग सर्कुलर मोशन में आएंगे, सेंटर ऑफ मास पर आएंगे, ग्रेविटेशन में आएंगे, तभी बकायदा हम लोग बच्चों इस रिड्यूस मास के फंडे पर न्यूमेरिकल्स करेंगे फिजिक्स में। ऑफ कोर्स फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तो बच्चों इस रिड्यूस मास का फंडा कम ही यूज में आता है। बट मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इफ न्यूक्लियस इज सपोज टू बी एट रेस्ट, जैसा कि अमूमन होता है, जब प्रॉब्लम में नहीं गिवन हो तो वो रेस्ट में माना जाता है। तो यहाँ मास जो है बच्चों दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट इफ न्यूक्लियस इज आल्सो सपोज टू बी मूविंग, अगर न्यूक्लियस को भी मूविंग मान लिया जाए बच्चों, तो उस केस में जहां जहां M था वहां वहां जितने भी फार्मूले आपने डिराइव करें, ऑल दोज फार्मूले वुड बी रिप्लेस्ड बाय म्यू, वेयर म्यू रिप्रेजेंट्स दिस मास व्हिच वी कॉल एज रिड्यूस्ड मास।